अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज से मैं आपके साथ मेडिसिन के अंदर हेमाटोलॉजी डिस्कस करने जा रही हूँ। इंपॉर्टेंट चैप्टर है लेकिन इसमें भी सारी चीज़ें आपको इंशाल्लाह पहले से आती होंगी। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, कुछ उसकी इन्वेस्टिगेशंस और कुछ जो उसका ट्रीटमेंट है उसके ऊपर हमारा ज़्यादा फोकस होगा। हम बहुत ज़्यादा फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी को टच नहीं करेंगे, लेकिन ऑफ कोर्स जितनी ज़रूरी है वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। सो बेटे, हेमाटोलॉजी को हम 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे। RBCs डिसऑर्डर पढ़ेंगे, WBCs डिसऑर्डर पढ़ेंगे, प्लेटलेट्स पढ़ेंगे और साथ में फिर हर पोर्शन के साथ मैं आपको पास पेपर्स भी करा दूँगी। सो स्टार्ट करें अगर हम सबसे पहले RBCs के साथ। तो ये डेफिनेशन है, ये जो चीज़ें आपको बताने वाली हैं, देन हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो पुराने पैटर्न में ही पढ़ेंगे। सो अनीमिया का क्या मतलब होता है? अनीमिया का मतलब होता है जब आपका RBC मैच डिक्रीज़ हो जाए। अब RBC मैच डिक्रीज़ के अंदर हम 2 इंपॉर्टेंट चीज़ों को मॉनिटर करते हैं, एक तो हेमाटोक्रिट और दूसरा हीमोग्लोबिन। ठीक है, अगर हम मेल के अंदर देखें कि उसका जो हीमोग्लोबिन है वो 13.5 ग्राम डेसीलीटर से कम, और इसी तरह फीमेल के अंदर 12 ग्राम पर डेसीलीटर से कम हीमोग्लोबिन हो तो मैं कहूँगी कि येस, ये अनीमिक है। फिर फर्दर ये कि वो अनीमिया कौन सी टाइप का है, नॉर्मोसिटिक है, माइक्रोसिटिक है, मैक्रोसिटिक है, वो डिपेंडेंट होता है MCV वैल्यू के ऊपर। ठीक है, सो नंबर 1 हम हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी से भी अनीमिया डायग्नोज करते हैं, और दूसरा हम हेमाटोक्रिट भी देखते हैं कि अगर मेल्स के अंदर ये 41% से कम है और फीमेल्स के अंदर अगर ये 36% से कम है तो भी हम उसको अनीमिया कंसिडर करते हैं। दोनों में से किसी एक को भी एज ए रेफरेंस पॉइंट हम ले सकते हैं, आइदर हेमाटोक्रिट देख रहे हैं या हीमोग्लोबिन देख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपको रेटिक्यूलोसाइट इंडेक्स का पता होना चाहिए। रेटिक्यूलोसाइट इंडेक्स का मतलब होता है रेटिक्यूलोसाइट काउंट, यानी पेशेंट का रेटिक्यूलोसाइट काउंट कितना है। उसके बाद हम जो है लेते हैं यहाँ पे हेमाटोक्रिट की वैल्यू, और हेमाटोक्रिट में हम ले रहे होते हैं कि इधर आना है पेशेंट का हेमाटोक्रिट। ठीक है, पेशेंट का हेमाटोक्रिट वैल्यू, और उसके बाद इसको हम डिवाइड कर देते हैं नॉर्मल हेमाटोक्रिट वैल्यू से। नॉर्मल हेमाटोक्रिट कितना होता है? 45 ले लेते हैं। ठीक है, 45%। अब यहाँ पे अगर हमारे पास जो रेटिक्यूलोसाइट इंडेक्स की वैल्यू मोर देन 2% आ जाए तो हम कहते हैं जी बोन मैरो का रिस्पॉन्स एडिक्वेट है, बोन मैरो ठीक काम कर रहा है। ठीक है, लेकिन अगर ये लेस देन 2% आएगा तो फिर हम कहते हैं कि जो हमारा बोन मैरो है उसका इनएडिक्वेट रिस्पॉन्स है, बोन मैरो ठीक से काम नहीं कर रहा। शायद बोन मैरो में हाइपोप्रोलिफरेशन हुई हुई है, डिप्रेशन हुई हुई है। अब वो कंजेनाइटल हो सकती है, ड्रग्स की वजह से हो सकती है, डिजीजेस में हो सकती है। ठीक है, सो एक चीज़ आप लोगों ने हेमाटोक्रिट देखनी है, हीमोग्लोबिन देखना है और रेटिक्यूलोसाइट इंडेक्स निकालना आना चाहिए। और वो बहुत आसान है, आपको जब एक CBC की रिपोर्ट दी जाती है तो उसमें रेटिक्यूलोसाइट काउंट आपको मिल जाता है, उसको आप क्या कर सकते हो, हेमाटोक्रिट के साथ इंटरप्रेट करके रेटिक्यूलोसाइट इंडेक्स निकाल लेते हैं। अब मैंने आपको कहा कि अनीमिया को जो फर्दर हम क्लासीफाई करते हैं वो MCV की बेस के ऊपर करते हैं। MCV का मतलब होता है मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम ऑफ RBC। ये भी आपको CBC के अंदर सिंपल लिखा हुआ होता है MCV और इसकी वैल्यू। ठीक है, नॉर्मल हम जो रिपोर्ट्स में देखते हैं वो कहते हैं कि इसकी नॉर्मल वैल्यू 76 to 96 है। उसके अलावा अगर आप 80 to 100 भी कह दो ब्रॉडली तो भी फाइन है। ठीक है, अब डिपेंडिंग अपॉन कि MCV की वैल्यू कम है या ज़्यादा है। अगर तो ये 80 से कम है, ठीक है, फिर बेटे हम लोग इसको क्या कहते हैं, आपने पहले से पढ़ा होगा, हम इसको कहते हैं माइक्रोसिटिक अनीमिया। डिपेंडिंग अपॉन MCH अगर वो भी कम हुआ तो फिर हम कहेंगे माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक अनीमिया। ठीक है, सो ये जो माइक्रोसिटिक अनीमिया जिसमें MCV कम है, इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस में आयरन डेफिशिएंसी आ सकता है, थैलेसीमिया आ सकता है, अनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज़ आता है और सिड्रोब्लास्टिक अनीमिया आता है, जिनको अभी हम बारी बारी पढ़ेंगे। ज़ाहिर है इसमें आयरन की डेफिशिएंसी होती है, इसमें आपके पास जो हीमोग्लोबिन की अल्फ़ा और बीटा चेंज होती हैं वो ठीक से नहीं बनती। यहाँ क्रॉनिकली ब्लड लॉस हो रहा होता है, गैस्ट्रिक अल्सर का केस है, गैस्ट्राइटिस है, और सिड्रोब्लास्टिक अनीमिया में हीम की सिंथेसिस प्रॉपर नहीं होती। ठीक है, और इफ़ अगर पेशेंट का हीमोग्लोबिन तो कम है लेकिन हमने देखा तो MCV की वैल्यू 109 है, 1010 है, आपको सिनेरियो में भी देते हैं हीमोग्लोबिन 9 वाइल MCV वैल्यू 1110। ठीक है, तो MCV ज़्यादा है तो वो मैगेलोब्लास्टिक अनीमिया है, और उसको वो क्यों हो सकता है, B9 डेफिशिएंसी, B12 डेफिशिएंसी, अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ में, हाइपोथायराइडिज्म में, या कुछ माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम्स में। ठीक है, अब ऐसे भी होता है कि सिर्फ उसका हीमोग्लोबिन या हेमाटोक्रिट कम हो लेकिन उसका MCV वैल्यू बिल्कुल ठीक हो, उसको हम कहते हैं नॉर्मोसिटिक अनीमिया। और वो जो नॉर्मोसिटिक अनीमिया है बेटे, उसमें फिर फर्दर हम देखते हैं कि रेटिक्यूलोसाइट काउंट क्या है। इफ़ रेटिक्यूलोसाइट काउंट कम है तो वो ब्लड लॉस का केस हो सकता है। एप्लास्टिक अनीमिया ज़ाहिर है जिसमें बोन मैरो डिप्रेशन है, या रीनल फेलियर, क्योंकि रीनल फेलियर में भी यही है कि एरिथ्रोपोइसिस नहीं है और एरिथ्रोपोइटिन नहीं है, तो ओवरऑल आपके पास जो है वो डेफिशिएंसी होती है, लेकिन आपकी जो आयरन लेवल है या कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम है वो ठीक होता है। और दूसरी तरफ हम देखें हाई रिजोल्यूशन रेटिक्यूलोसाइट काउंट है, तो हाई रेटिक्यूलोसाइट काउंट में फर्दर फिर आगे
दो तरह से एनीमिया के कॉजेज़ बेटे, सारी चीज़ों में परेशान नहीं होना, ये एक एक करके हम सारी पढ़ेंगे। वैसे हम देख रहे हैं कि एनीमिया का मतलब है आरबीसीज मास कम होना। फिर हम देखते हैं कि एमसीवी के ऊपर ये माइक्रोसिटिक हो सकता है, मैक्रोसिटिक हो सकता है, नॉर्मोसिटिक हो सकता है। ठीक है, माइक्रोसिटिक में इंपॉर्टेंट आपको आयरन डेफिशिएंसी, थैलेसीमिया का पता हो, मैक्रोसिटिक में B9 B12 डेफिशिएंसी, फिर नॉर्मोसिटिक में एक तो ब्लड लॉस, एप्लास्टिक एनीमिया और हाई रिजोल्यूशन काउंट है। तो फिर डिपेंडिंग अपॉन कि आरबीसीज का इंट्रिंसिक डिफेक्ट है या कोई एक्सट्रिंसिक डिफेक्ट है। ठीक है, इंट्रिंसिक डिफेक्ट का मतलब है आरबीसीज के अंदर अपना कोई मसला है, उनका कोई प्रोटीन डिफेक्टिव है, जैसे कि सिड्रोब्लास्टिक अनीमिया में हो रहा होता है। ठीक है, सॉरी सिट्रोब्लास्टिक नहीं, सिकल सेल डिजीज़ में जैसे हो रहा होता है। इसी तरह G6PD डेफिशिएंसी है, हेरिडिटरी सेफिरोसाइटोसिस है, उसका एक प्रोटीन स्पेक्ट्रम जो उसकी शेप मेंटेन करता है वो नहीं होता, उसकी शेप ठीक से नहीं होती, तो स्प्लीन के अंदर क्या हो रहा होता है, वो डिस्ट्रॉय हो रहा होता है। और इसी तरह हमारे पास पैरोक्सिस्मल नक्टर्नल हीमोग्लोबिन यूरिया। ठीक है, या कोई एक्सट्रिंसिक डिफेक्ट है, एक्सट्रिंसिक डिफेक्ट में भी ब्लड लॉस के 1 हफ्ते से ज़्यादा टाइम गुजर गया, या अगर हम देखें तो इम्यून हीमोलिटिक एनीमिया, आपकी वेसल्स के अंदर ड्यू टू इम्यूनिटी आरबीसीज डिस्ट्रॉय हो रहे होते हैं, या माइक्रो एंजियोपैथिक हीमोलिटिक एनीमियाज होते हैं, या इवन मलेरिया की वजह से भी ऐसा हो सकता है। तो आई होप कि ये चीज़ आपको पहले से भी आती थी, मजीद भी क्लैरिफाई हो गया कि हम इसको माइक्रोसिटिक, मैक्रोसिटिक और नॉर्मोसिटिक करके पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट चीज़ ज़ाहिर है आपकी ये भी है, लेकिन सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से, माइक्रोसिटिक एनीमिया से। अब बेटे दोबारा वही बात आ जाती है कि माइक्रोसिटिक एनीमिया में हमारे पास 4 डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनते हैं। यानी माइक्रोसिटिक एनीमिया में हम कहते हैं या तो आयरन डेफिशिएंसी है, या हम कहते हैं थैलेसीमिया है, या हम कहते हैं एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज़ है, या हम कहते हैं सिट्रोब्लास्टिक एनीमिया है। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया से। अब आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया मोस्ट कॉमन एनीमिया है जो वर्ल्ड वाइड पाया जाता है। ठीक है, सो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की एपिडेमियोलॉजी में कुछ चीज़ें हम देखेंगे। नंबर 1, ये मोस्ट कॉमन एनीमिया है जो कि वर्ल्ड वाइड पाया जाता है, क्योंकि आयरन की कमी बहुत ज़्यादा है लोगों में। ठीक है, उसके बाद नंबर 2 आपने याद रखना है, ये मोस्ट कॉमन न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर है जो कि वर्ल्ड में पाया जाता है, पूरी दुनिया में। न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी की वजह से भी जो मोस्ट कॉमन चीज़ पाई जाती है वो अनीमिया ही है, और वो भी आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। 1-2 चीज़ें उसने बेटे यहाँ बताई हुई है, मैं आपको बता देती हूँ कि हमारी डाइट में जितनी भी आयरन हम लेते हैं, जो डाइटरी आयरन है, वो आपको पता है कहाँ से एब्जॉर्ब होती है, ड्यूडेनम से एब्जॉर्ब होती है और हमारे ब्लड में जाती है। ठीक है, ड्यूडेनम से एब्जॉर्ब होने के लिए उसके लिए ज़रूरी होता है कि अगर वो ऑक्सीडाइज फॉर्म में है, यानी +3 फॉर्म में है, तो उसने रिड्यूस होकर +2 फॉर्म में कन्वर्ट होना होता है, और तब ही वो क्या होती है, एब्जॉर्ब हो सकती है। तो ये आपने याद रखना है कि एब्जॉर्प्शन के लिए उसकी जो ऑक्सीडाइज फॉर्म है वो क्या होनी चाहिए, रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट होनी चाहिए, तो ही उसकी एब्जॉर्प्शन ड्यूडेनम से ईजिली हो जाती है। अब यही एक चीज़ और आप समझ लें, सुन लें कि जो आयरन है वो हमें प्लांट से भी मिल सकती है, और आयरन हमें गोश्त वगैरह में भी मिलती है। ठीक है, जो प्लांट्स वाली आयरन होती है उसको हम कहते हैं कि वो नॉन हीम आयरन होती है, और नॉन हीम आयरन जो है वो ऑक्सीडाइज फॉर्म में होती है। ठीक है, और इसको एब्जॉर्ब होने के लिए रिड्यूस होना पड़ता है, जबकि जो मीट के अंदर होती है वो हीम आयरन है, वो ऑलरेडी ही रिड्यूस फॉर्म में होती है, इसलिए जैसे ही वो मीट खाते हैं तो वो डायरेक्टली इंटेस्टाइन से क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है। ठीक है, अच्छा उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये बताता है, अच्छा जो मीट वाली आयरन है वो ऑलरेडी रिड्यूस फॉर्म में होती है। ठीक है, उसके बाद 80% आयरन जब आपकी बॉडी में जाती है तो इसका क्या काम होता है, आयरन का ये काम होता है कि वो हीमोग्लोबिन के साथ क्या करती है बेटे, बाइंड कर लेती है। ठीक है, हीमोग्लोबिन के अंदर 4 मॉलिक्यूल्स के साथ एक आयरन ऐसे बाइंड करती है, तो मेन काम जो आयरन का होता है वो क्या होता है, हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करना। 80% आयरन आपको हीमोग्लोबिन के साथ बाउंडेड मिलती है। ठीक है, अच्छा उसके बाद वो कहता है बाकी आयरन कहाँ जाती है, बाकी कुछ मैक्रोफेजेस के पास, कुछ मायोग्लोबिन के पास और कुछ एंजाइम्स के पास। यहाँ पे इसकी एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन सी जो है उसका होना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये वैसे ही कुछ इसके डाइटरी फैक्टर्स होके कि डाइट में हमें आयरन 2 सोर्सेज से मिलती है, प्लांट से भी, मीट से भी। प्लांट से नॉन हीम आयरन ऑक्सीडाइज फॉर्म में मिलती है जिसने रिड्यूस होकर एब्जॉर्ब होना है, जबकि मीट से डायरेक्टली हमें रिड्यूस फॉर्म में मिल जाती है। बॉडी में जाके आयरन का मेन काम हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करना होता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन की वर्किंग के लिए आयरन बहुत ज़रूरी है, और हीमोग्लोबिन बनेगा तो वो ऑक्सीजन को उठाएगा, और आपकी जो परफ्यूजन वगैरह है वो बॉडी के अंदर ऑक्सीजनेशन परफ्यूजन रेशो जो है वो मेंटेन रहेगी। अब अगर हम बात करें कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता क्यों है, मतलब क्यों आयरन की कमी हो जाती